तो सर अब ज़रा दूसरे विषय पर आते हैं। बहुत अच्छी आपने बड़ी विस्तृत जानकारी दी लोक नाट्य और इन सभी चीज़ों के विषय में। ख़ास तौर से लोक नाट्य का जो ह्रास हो रहा है उस पर भी आपने प्रकाश डाला। तो इप्टा मथुरा के आप लगभग पिछले 20 वर्षों से अध्यक्ष हैं और अभिनय लेखन और साथ साथ अध्यक्ष होने के साथ साथ पूरी जो है संस्था की जिम्मेदारी संभालना, नाटक की जिम्मेदारी संभालना। तो थोड़ा सा इप्टा की क्या विचारधारा है, कैसे स्थापना हुई, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। और साथ ही साथ जो आपका ये 20 वर्षों का ये जो सफ़र रहा, ये जो यात्रा रही, एक अभिनेता के रूप में, निर्देशक के रूप में भी और साथ ही साथ एक अध्यक्ष के रूप में भी पूरा मैनेजमेंट जो आपने देखा, तो थोड़ा विस्तार से इसके विषय में बताइए। देखिए, इप्टा के बारे में अगर हम बात करें तो इप्टा का एक दृष्टिकोण, एक सोच है कि कला जीवन के लिए है और जनता इसकी असली नायक है। यानी हमारी कोई भी कलाएं वो किसी के जीवन के लिए समर्पित हों। तो हुआ ये कि 1942-43 में बंगाल में बहुत भीषण अकाल पड़ा था और उस अकाल में लाखों लोग भूख प्यास से व्याकुल होकर के अपनी जान गंवा रहे थे। उस समय जो देश के हालात थे उसमें ये था कि हमारे देश के जो जननायक थे, राजनेता थे, वो जेलों में बंद थे। तो कोई उन जनता की आवाज़ सुनने वाला और उनकी मदद 1943 में तो 42 से शुरू हो गया था वो क्रम। तो लेकिन फिर बाद में ये तय हुआ, कुछ देश के प्रबुद्ध कलाकार और वो जुड़े और उन्होंने कहा कि भाई और कुछ नहीं तो हम अपनी कला का प्रदर्शन करके इन अकाल पीड़ितों की कुछ मदद करें। तो तमाम उस ज़माने के जैसे पंडित रविशंकर हैं, भीष्म साहनी हैं, उस समय के आपके ये राजेंद्र रघुवंशी हैं, कैफ़ी आज़मी हैं और तमाम तरह के ऐसे लोग इकट्ठे हुए। बलराज साहनी थे, ए.के. हंगल थे, दीना पाठक थीं, उस ज़माने के मशहूर अदाकारा जो फिल्म क्षेत्र से और नाटकों से जुड़े हुए थे। वो लोग सब जुड़े और उनने सब ने मिलकर के इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन, भारतीय जन नाट्य संघ, जन नाट्य उसको नाम भी जो दिया, जो मैं अभी बात कर रहा था थोड़ी देर पहले, लोक नाट्य या जन नाट्य, हम उसको अहम माने, इसमें हमारी भलाई है। तो जन नाट्य संघ की स्थापना हुई और उस समय पर बैलगाड़ियों में बैठ कर के और जो भी स्थितियां बनी, लोगों के दल निकले, चित्रकारों के, संगीतकारों के, संगीत के कार्यक्रम हुए, नाटक हुए। और वो दौर वो था जब पारसी थिएटर समाप्ति की कगार पे था। 1940 के आसपास तक आते आते जो अपना पारसी थिएटर शुरू हुआ था 1840-30 के आसपास में, तो पारसी थिएटर तो आया था तो ये अंग्रेज़ों की देन थी। अपने कोई लोक नाट्य तो था नहीं पारसी थिएटर। पारसी थिएटर एक जो कन्फ्यूज़न रहता है, कुछ जो मैं किसी बुराई नहीं कर रहा, सो कॉल्ड जो विद्वान हैं, थिएटरिस्ट हैं, वो नौटंकी को पारसी थिएटर की फॉर्म बताते हैं। ये नहीं, मेरे इसलिए नहीं है कि पारसी थिएटर जब आया है उससे पहले ये लोकनाट्य मौजूद था। एक बात। लेकिन होता क्या है कि हम ये देखते हैं कि पारसी थिएटर से पहले नाटक भी होते थे। ऐसा नहीं कि पारसी थिएटर आया उससे पहले भारत में, देश में नाटक नहीं होते थे। लोक नाट्य भी थे और नाटक भी थे। लोक नाट्य परंपरा तो पिछले 400 वर्षों से है। ये अगर देखेंगे तो ये तो 1830 और 1840 के बीच में आया है पारसी थिएटर तो, और ये 1940 तक रहा है। शुरुआत इसकी कलकत्ता से हुई है और अंतिम दौर जो इसका हुआ है वो मुंबई में हुआ है। तो पारसी थिएटर के पहले से जो ये स्वांग और ये चल रहा है, ये सारी लोक विधाएं थी, ये तो परंपरागत तो थी। ये तो फिर इसका प्रभाव हाँ आ सकता है, वो इसलिए आ सकता है कि जब अंग्रेज़ों का शासन था और पारसी थिएटर जो कलकत्ता से शुरू हुआ, अंग्रेज़ों के मनोरंजन का एक साधन था पारसी थिएटर, उसको यहाँ जिस तरह से फैलाव मिला, अब बड़े लोग, अफसर लोग जिस चीज़ को पसंद करें तो छोटे लोग, कर्मचारी उसको तो पसंद करेंगे ही करेंगे, और उसका कहीं ना कहीं प्रभाव भी लोक विधाओं पर पड़ा। तो पारसी थिएटर से निकल के कुछ चीज़ें ऐसी आईं जिनने हमारे लोक नाट्य को प्रभाव में डाला।
लेकिन ऐसा नहीं है कि पारसी थिएटर अलग रहा और लोक नाट्य अलग रहे। लेकिन मैं जो बात कर रहा था वो ये कर रहा था कि इप्टा की जब स्थापना हुई 1943 में, तो उससे पहले जो युग था वो था पारसी थिएटर का, जिसमें बड़े बजट के साथ में कार्यक्रम प्रस्तुत होते थे। और जननाट्य है तो जननाट्य में तो मैं और आप मिलें और जहाँ कहीं स्वाफी बांधी सिर से, कहीं गाना शुरू कर दिया, कहीं कोई अभिनय कर दिया, कोई तमाशा कर दिया, कोई स्वांग रच दिया। इसीलिए उसको जननाट्य कहा कि बिल्कुल आम आदमी, कॉमन मैन, बिल्कुल बिना बजट के, लगभग बिना बजट के उसको कर सके। उसमें केवल सिद्धि है और साधना है। जो जिन लोगों ने इस पर सिद्धि की वो अब नथाराम गौड़ थे, कोई बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं था कि साहब उनके पास में अकूत दौलत थी तो उनने इसलिए किया, लेकिन उनने जो सिद्धि की, साधना की, उससे लक्ष्मी भी आई। फिर उसने अपने ग्रुप का भी विस्तार किया। तो पारसी थिएटर से जब हमारे लोक नाट्य प्रभावित हो रहे थे, उस दौर में कुछ जो बड़े नाट्यकार थे, जो हिंदी क्षेत्र के नाटककार थे या बंगला और मराठी से जो जुड़े हुए लेखक और आर्टिस्ट थे, उन्होंने कहा हम जनता की आवाज़ को, जनता की परेशानियों को, जनता की भाषा में, जनता के साथ मिल कर के जब हम प्रस्तुत करेंगे तो वो हमारी जो प्रस्तुति होगी वो ज़्यादा सार्थक होगी। तो वहीं से इप्टा का 1943 से एक बड़ा कन्फ्यूज़न रहता है। जैसे आपने इप्टा की स्थापना का बताया कि बंगाल में अकाल आया, वहाँ लोगों के सहयोग के लिए स्थापना हुई, फिर उसके बाद ये था कि आम जनमानस जो है नाटक कर सके, उतना सरल नाटक हो और आम जनमानस की जो समस्याएं हैं, जो आवश्यकताएं हैं, वो समाज तक पहुंचाई जाए। एक बड़ा कन्फ्यूज़न रहता है कि बहुत से तथाकथित विद्वान ऐसा मानते हैं कि जो कम्युनिस्ट विचारधारा है, कार्ल मार्क्स की जो विचारधारा है आर्थिक समानता वाली, उस विचारधारा को नाटक के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने के लिए इप्टा की स्थापना हुई। ये कहाँ तक सही और कहाँ तक गलत? मेरा इसमें ये है कि जहाँ तक मैं समझता हूँ, ठीक है, मैं या आप किसी संगठन की स्थापना करते हैं, उससे पूर्व हो सकता है हम किसी राजनीतिक या किसी विचारधारा से जुड़े हुए व्यक्ति हों, लेकिन जब संगठन तो जो होता है ना कि जिसमें एक नहीं अनेक लोग शामिल हों, ठीक है, मेरी वैचारिक पृष्ठभूमि कुछ दूसरी रही होगी, लेकिन जब हमारे संगठन में तमाम विचारधाराओं के लोग आकर के जुड़ने लगे और जिन्होंने एक ही चीज़ पर, भाई एक प्रस्ताव पारित हुआ जिसमें ये कहा गया केवल कि हम जनता की समस्याएं जनता की भाषा में जनता के साथ मिलकर के प्रस्तुत करेंगे। तो उसमें कहाँ तो कार्ल मार्क्स आ गए, कहाँ कम्युनिस्ट आ गए, और कम्युनिस्ट भी मुझे नहीं लगता है कि कम्युनिस्ट अगर कोई बात करते होंगे, हालांकि मैं उस राजनीतिक क्षेत्र में ना कभी गया हूँ ना मुझे पता है उनकी विचारधारा, लेकिन कहीं ना कहीं किसी न किसी विचारधारा का उद्देश्य ये तो होता ही है कि समाज को जीवित जागृत रखना और उसकी भलाई के लिए काम करना। तो जैसे 20-25 वर्षों से आप निरंतर जो है सक्रिय हैं, तो कभी ऐसा हुआ कि जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी है वहाँ से कोई आपको ऐसा संदेश आया हो कि आपको इस विचारधारा को हाईलाइट करना है? कभी नहीं। बिल्कुल स्पष्ट ये है कि पिछले 2 दशकों से इप्टा में ऐसी विचारधारा के लोग जो केवल जनता की आवाज़ बनना चाहते हैं। अब आप आज के हालात में बता दूं कि इप्टा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जाने माने नाट्य निर्देशक प्रसन्ना। अच्छा, राजेंद्र प्रसन्ना जी, और वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। अब कभी प्रसन्ना साहब के जीवन परिचय को आप पढ़िएगा और उनकी विचारधारा को, वो तो गांधीवादी हैं, वो तो कम्युनिस्ट नहीं है। हमारे तमाम और दूसरे प्रदेशों के अध्यक्ष या महासचिव या हमारे राष्ट्रीय महासचिव, कभी ऐसा कुछ नहीं रहा है। हमारा जो खास मकसद है और मूल मकसद जो है वो ये है कि जैसे अभी आपने देखा कि एक राजनीतिक पार्टी द्वारा एक यात्रा शुरू की गई, भारत जोड़ो यात्रा, लेकिन आपको बता दूं उससे 2 साल पहले 2.5 अखर प्रेम यात्रा इप्टा ने शुरू की थी, जो पूरे देश भर में चली। हम तो प्यार बांटने के लिए हैं, प्यार के साथ में जीने और मरने के लिए हैं। हमारे गरीब, हमारे शोषित, हमारे ऐसे वंचित लोग, उनके अधिकार जो संविधान में निहित हैं, उसके लिए अपनी बात कहने अपने तरीके से, कला के क्षेत्र से, हम कोई दंगा फसाद
कोई प्रदर्शन, कोई जल्लूस जलसा, इसमें विश्वास बिल्कुल नहीं करते। हम तो लोक कलाओं को लेकर के, अपनी नाट्य कला को लेकर के और उनकी आवाज़ बनना चाहते हैं, बस ये मकसद है। सर ऐसे ही नाम जहन में आया सफदर हाशमी साहब का। बिल्कुल। तो मैं मतलब उनकी एक ख़ास चीज़ से बहुत प्रभावित रहता हूँ कि नुक्कड़ नाटक करते हुए उन पे हमला हुआ और उनकी मृत्यु हुई, और वो एक अलग विषय है जो भी उसमें कार्रवाई चल रही है। लेकिन मैं जितना जानता हूँ सफदर हाशमी साहब जो थे उनका वही था कि जो कम्युनिस्ट विचारधारा है उसको नाटक के माध्यम से लोगों तक पहुँचाना। हाँ, नहीं, मैं वही बात मैं कहना चाह रहा था। देखिए, सफदर हाशमी जो है वो शुरुआत में इप्टा से जुड़े हुए थे। अच्छा। इप्टा से कुछ थोड़ा वैचारिक मतभेद होने का, और उसके पीछे हो सकता है ये भी एक बड़ा कारण रहा, क्योंकि कोई व्यक्ति अपनी जो एक विचारधारा में परिपक्व हो जाता है, उसको दूसरी विचारधारा और दूसरे की कार्यशैली थोड़ी कम पसंद आती है, फिर वो अपनी खुद की कार्यशैली और अपनी परंपरा, और ये हकीकत भी है, इसको मैं बहुत मानता हूँ कि सफदर हाशमी से पहले शायद नुक्कड़ नाटकों की कोई इतनी विशिष्ट शैलियाँ नहीं थी और इतना सशक्त उसका इतना सशक्त माध्यम नहीं था। जो अभी बात की थी अपने नथाराम गौड़ की, वो अगर मान लो चबूतरा बनाते थे बीच में तख्तों को जोड़ के, तो सफदर हाशमी ने तो सड़क पे चौराहे पे खड़े होकर के किया, चारों तरफ पब्लिक है, और अपनी बात को रखने का प्रयास किया। सफदर हाशमी किस विचारधारा से जुड़े थे वो अहम नहीं है, अहम ये है कि वो किसके लिए लड़े। क्या वो देश के ज़रूरी लोग नहीं थे? क्या वो देश के लोग नहीं थे? क्या देश को उनकी भलाई के लिए काम नहीं करना चाहिए? भाई वो लड़े, श्रमिकों के लिए लड़े, मजदूर, गरीब, अनपढ़, गांव के लोगों, उनके लिए तो लड़े। हल्ला बोल जिस नाटक को करते तो वो शायद उस पर था जो लेबर एक्ट वगैरह से कुछ रिलेटेड था, उसका विरोध। तो क्या मजदूरों को उनके अधिकार न मिले, मजदूरों का शोषण होता रहे? तो ये मैं इस चीज़ को गलत नहीं मानता, हालांकि मैं इस चीज़ को बिल्कुल सही मानता हूँ कि कोई भी सांस्कृतिक संगठन को राजनीतिक दल से संबंधित नहीं होना चाहिए, और इप्टा बिल्कुल किसी भी सांस्कृतिक संगठन है, किसी भी राजनीतिक दल से संबंध नहीं रखती है। ठीक है, उसमें विचारधारा के लोग कुछ आ जाएं। मैं तो अभी मथुरा में भी बता दूं आपको कि कुछ हमारे ऐसे भी साथी हैं जो थोड़ा सा हिंदूवादी विचारधारा रखते हैं। क्या बुरी बात क्या है, वो उनका व्यक्तिगत है। धर्म आप कैसे मानते हैं, मैं धर्म को कैसे मानता हूँ, ये हमारा निजी आस्था का प्रश्न है। ये कोई ऐसा नहीं है जिसको हम, लेकिन हाँ, धर्म अगर उन्माद में परिवर्तित हो जाए वो गलत है, तो समस्या होगी। तो सर अब हम आते हैं ये जो 20-25 वर्षों की एक अभिनेता के रूप में, एक निर्देशक के रूप में, एक अध्यक्ष के रूप में आपकी जो यात्रा रही, तो वैसे तो बहुत सारी प्रस्तुतियाँ इसमें हुई होंगी, लेकिन कुछ खास प्रस्तुतियाँ, कुछ खास नाटक, कोई खास किरदार जो आपके दिल को बहुत छुआ हो, जिसके विषय में आप चर्चा करना चाहें? मैं थोड़ा सा इस विषय पे आता हूँ कि मेरा नाट्य क्षेत्र में आना और फिर उसके बाद में इप्टा के साथ निरंतरता से जो मैं काम कर रहा हूँ। मैं शुरुआत में वैसे जब 12 या 13 वर्ष का रहा था, तब से मुझे इस क्षेत्र में रुचि थी, और हमारे घर के सामने जहाँ हमारा पुराना घर था, वहाँ उसके सामने एक ब्रह्मा कुमारी आश्रम हुआ करता था। और ब्रह्मा कुमारी आश्रम में जगह जगह कार्यक्रम होते थे, उनके प्रदर्शनियाँ लगती थी, कार्यक्रम होते थे, प्रवचन होते थे। वहाँ मुझे सबसे पहले एक बार नाटक करने का मौका मिला। सच्चा प्यार नाटक का नाम था, सच्चा प्यार। तो आपकी एज लगभग कितनी? मैं उस समय 12 या 13 वर्ष का रहूँगा, और मुझे आज तक वो राजीव रस्तोगी मेरा नाम था उसमें, जो मैं जिसकी भूमिका मैंने की थी, जिसके माँ बाप नहीं थे, उसको हर जगह से दुत्कारा गया, और फिर वो बताते प्रभु भगवान की शरण में गया, उसको प्यार मिला। वो एक इस तरह का कैरेक्टर था। लेकिन जब मैं 18-19 वर्ष की अवस्था में आया था, थोड़ी रुचि और मेरी बढ़ी, और इधर पहले तो मैं बाहर रह के पढ़ा था, हॉस्टल में रह के पढ़ा था, लेकिन जब मैं मथुरा आ गया और चंपा अग्रवाल इंटर कॉलेज से मैंने अपना जब यहाँ पढ़ना शुरू किया, तो कुछ साथी 12-13 की एज में आपने नाटक मथुरा के बाहर किसी शहर में किया था? मथुरा में लक्ष्मीदास हॉल है चौक बाजार में, गांधी पार्क में। अच्छा, अच्छा। वहाँ वो प्रदर्शन हुआ था एक। तब वहीं रहते होंगे आप? मैं रहता था होली गेट पर। वो प्रदर्शन हुआ था चौक में, तो वहाँ एक बड़ा जलसा था
इसमें 250-300 लोग आए हुए थे, उनके बीच में स्टेज पर ये परफॉर्मेंस हुई थी। और उसके बाद में उनका एक प्रदर्शन आगरा में हुआ था। बस 2 प्रदर्शन के बाद में फिर मुझे मैं पढ़ने के लिए थोड़ा सा बाहर चला गया था। और जब मैं चंपा अग्रवाल इंटर कॉलेज में आया और 11वीं 12वीं कक्षा में पढ़ने लगा तो मेरी रुचि तो थी, तो मैं कुछ लोगों के संपर्क में आया। तो एक हमारे जानकार थे, उनने बताया कि मथुरा शहर में रंगकर्म, तो हमारे यहाँ कभी कभी रमेश मिश्र आया करते थे, विजेंद्र काला और रमेश मिश्र। तो हमारा घर होली गेट पे था और मेरे परिवार में एक अखबार था लोक सेवक मंच। अच्छा। एक पाक्षिक एक पत्रिका निकलती थी लोक सेवक मंच, तो उसमें रमेश मिश्र जो थे उसके संपादक थे। प्रबंधन हमारे परिवार का था। तो रमेश मिश्र और ये जो अपने विजेंद्र काला, अच्छा। थोड़ी मित्रता का भाव थे, तो कभी कभी वो आ जाते थे। तो मैं इनको कभी एक्ट करते हुए, कभी डायलॉग करते हुए सुनता था और मुझे बड़ा अच्छा लगता था। तो मैं भी इन लोगों से कभी कभी चला करके कह देता था। लेकिन हुआ ये कि मुझे एक मेरे कोई परिवारीजन हैं, उनने बताया कि भाई हम मूलतः गोवर्धन के रहने वाले हैं, तो एक गोवर्धन के यहाँ अच्छे एक नाट्य निर्देशक या कलाकार, यहाँ उन्होंने अपना कोई नाटक का काम शुरू किया था, नाटक करना शुरू किया था। हालांकि वो पहले संदीपन जी के साथ में करते थे, फिर उसके बाद में उन्होंने अपनी संस्था बनाई, तो मैं उनसे जुड़ा और वहाँ मैंने कई नाटक किए। तो तब आप 18-19 साल के थे? तब मैं 19-20 साल की उम्र पार कर चुका था। और लगभग मतलब वही 12th करने के बाद? हाँ, वो तो उनके साथ में कई नाटक किए। नाटक में करते करते कुछ इस तरह के मतभेद और मनभेद हुए। उसके बाद में एक ग्रुप बनाना पड़ा हम सब लोगों को मिल करके। इसमें हम 14 या 15 लोग थे, जिसमें मेरे साथी देवेंद्र पाल भी थे और एक बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं जो अभी आगरा रहते हैं। पाल साहब से दोस्ती आपकी तभी की? मेरी पाल साहब से दोस्ती, मेरा पहला नाटक था सैया भाई कोतवाल, जिसमें मैंने एक्ट किया था और पाल साहब जो है वो साइड में एक हीरो के रूप में थे। और उसमें हमारे उन नाट्य निर्देशक महोदय ने भी अपनी भूमिका की थी। और वो सिंधी धर्मशाला में हुआ था। सिंधी धर्मशाला पुराने बस स्टैंड के पीछे वहाँ हुआ था। उसका भी एक बड़ा शानदार वाकया है। तो वो 2 नाटक करने के बाद में वो नाटक की प्रस्तुति थी, तो उसमें मैंने अपने दोस्तों से कहा कि भाई ऐसे मेरा नाटक है और नाटक में मैं रोल कर रहा हूँ, तुम देखने आना। तो उसमें एक हमारे जाट मित्र थे, थोड़े गाँव से थे लेकिन बड़े उद्दंडी थे, वो देखने के लिए आ गए। बोले कि यार नाटक देखने ज़रूर आऊँगा। तो उसमें एक संवाद था, मैं उसमें राजा की भूमिका में था। तो एक संवाद था जो मेरे मंत्री मुझसे पूछते हैं कि महाराज आप कभी बहकी बहकी सी बातें करते हो, लगता है आप कुछ पढ़े लिखे नहीं हो। अच्छा। आपकी पढ़ाई लिखाई नहीं हुई है। तो दर्शकों में जो बैठा था मेरा मित्र चौधरी साहब, उसने वहाँ से आवाज़ लगाई, अरे 8 फेल है, 8 फेल है। अब मेरी स्थिति क्या हुई होगी, तो मैं एक सेकंड के लिए लगा कि मैं क्या कहूँ। मुझे पुराना कोई जो याद था डायलॉग जो मुझे आगे बोलना था, वो भी मैं हड़बड़ा गया और पता नहीं क्या हुआ। तो मैंने कहा हाँ मंत्री तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, क्योंकि तुम्हारी आवाज़ में एक गधे ने भी आवाज़ मिलाई है। एकदम सब लोग, फिर मुझे वो अपना पुराना डायलॉग याद आ गया जो मुझे बोलना था, वो मैंने बोला। लास्ट में वो नाटक के बाद में वो 3-4 लड़के जो थे उनने गोदी में भर, थोड़ी देर को तो आप कंफ्यूज हो गए, लेकिन फिर बैलेंस कर लिया। होता है अगर कोई इस तरह की प्रतिक्रिया है तो एक बार। और बिल्कुल मेरा शायद वो तीसरा या चौथा नाटक, तीसरा ही नाटक होगा, ज़्यादा कोई मेरा एक्सपीरियंस नहीं था। फिर उसके बाद में अपना एक ग्रुप बनाया राजश्री थिएटर के नाम से। तो राजश्री थिएटर। अच्छा। तो उसके ये लगभग किस सन की बात होगी? ये बात होगी मेरे हिसाब से 86 की, 86-87 की बात है। और फिर हमने उसके राशि थिएटर के बैनर तले कई सारे नाटक किए। हमारे पुराने मित्रों में देवेंद्र पाल, प्रमोद शर्मा, अनिल स्वामी, अभी एक हेमंत शर्मा हैं, दिलीप गुप्ता हैं। इस तरह से हम 14-15 लोग थे। और फिर उसके बाद तो एक हम लोग जुड़ते चले गए और बड़ा एक ग्रुप बन गया। लगभग मैं समझता हूँ उस समय पर 90 के आसपास में यहाँ पर जो है वो करीब 70-80 आर्टिस्ट, 70-80 आर्टिस्ट, बहुत बड़ी थी। उसी बीच में हम लोगों ने एक कार्यक्रम रखा था 3 दिन का नाट्य समारोह चंपा बाल मंदिर में। पहले उस समय थोड़ा सा एक फैशन में था, या एक अपनी एक प्रतिष्ठा बनाने के लिए, या अपनी
जो ताकत है उसका प्रदर्शन करने के लिए कि 2 या 3 या 4 दिन के लगातार शो होते थे, अच्छा। अलग अलग। आज ये नाटक है, कल उसी संस्था का वो नाटक है, कल तीसरी संस्था का वही नाटक है, एक 3 नाटक फेस्टिवल की तरह से। तो उसमें हमारा विचार हुआ कि हम इस क्षेत्र के किसी बड़े नाट्य निर्देशक को बुलाएं मथुरा। तो बात चली तो हमें ये लगा कि राजेंद्र रघुवंशी, अच्छा, जो आगरा के इप्टा के संचालक थे और राष्ट्रीय इप्टा के उपाध्यक्ष थे। बड़ा नाम है उनका। श्री राजेंद्र रघुवंशी इतना बड़ा नाम है, इसका आप अंदाज इससे लगा सकते हैं कि माँ अचला जी ने अपने लेख में लिखा है, जो मेरे पास में मौजूद है उनका लेख, जिसमें लिखा है कि मैं चाचा जी राजेंद्र रघुवंशी से नाट्य क्षेत्र में कुछ सीख पाई। अच्छा। क्योंकि अमृतलाल नागर जो अचला जी के पिताजी हैं थे और राजेंद्र रघुवंशी वो आपस में काफ़ी अच्छी मित्रता रखते थे, और उस नाते इस नागर परिवार का और रघुवंशी परिवार का बहुत आपस में एक पारिवारिक संबंध था। अच्छा, अमृतलाल नागर जी लखनऊ के थे लेकिन आगरा रहे थे बाद में। आगरा उनका ना वो मथुरा में भी रहे थे, उन्होंने कई एक उपन्यास तो मथुरा में रह के लिखा था, और क्योंकि उनकी बिटिया का यहाँ संबंध हुआ था मथुरा, तो यहाँ तो रिश्तेदारी भी थी। और ये तो ब्रजभूमि तो ऐसी रही ना जिसमें बड़े साहित्यकार, कवि, लेखक, तो उन लोगों के नाते भी उनकी गोष्ठियों में, उसमें कार्यक्रमों में आना जाना लगा रहता था। तो अचला जी ने नाट्य पिता में राजेंद्र रघुवंशी से नाटक करना सीखा था। अच्छा। और उसके वो अपना खुद लिखती हैं इसको। तो एक बड़ा नाम था, लोगों ने कहा कि भाई आप अगर कोशिश कर सकें तो बुज़ुर्ग हैं, राजेंद्र रघुवंशी जी को उद्घाटन के लिए बुलाइए। तो मैं और हमारे मित्र देवेंद्र पाल जी दोनों आगरा गए और बहुत सादगीपूर्ण उनका घर का वातावरण, बैठे तो ऐसा लगा कि कोई एक बड़े व्यक्तित्व के साथ में हम कहाँ बोने से नज़र आने लगे। बहुत सारी नाटकों की बात हुई, अंत में उन्होंने यही कहा कि मैं नाटक कलाकारों के मन को नहीं तोड़ूंगा, मैं आ सकता हूँ, लेकिन मैं बस या रेल से सफ़र नहीं कर सकता, अगर कोई साधन का प्रबंध करा दे, क्योंकि उनकी उस समय 80 के आसपास में उम्र थी, तो मैं आ जाऊँगा, चला जाऊँगा। तो वो यहाँ आए तो मथुरा में जब लोगों को मालूम पड़ा तो बड़े पत्रकार भी उनसे मिले, पत्रकार वार्ताएं हुई, तो हमें भी लगा। तो उनने इस दौरान हमसे 2-3 बार ये जिक्र किया कि देखिए आप नाटक करते हैं, आप क्यों नाटक करते हैं, इसके बारे में पहले सोचिए। आप नाटक करते हैं केवल मनोरंजन के लिए करते हैं, आपको अच्छा लगता है, इन नाटकों को करके आप फिल्मों में या सीरियल में जाना चाहते हैं, या कुछ और। तो युवावस्था थी, इतना कुछ ज़्यादा वो नहीं किया। कुल मिलाकर के ये समझा कि भाई नाटक किए जाएं, कोई भी प्रस्तुति की जाए, वो किसी एक ख़ास मकसद, ख़ास विषय वस्तु, ख़ास संदेश के साथ की जाए, तो वो नाटक हमारा सार्थक है। बाकी हम मनोरंजन के लिए तो सड़कों पे भी लोग नाचते हैं, मनोरंजन तो वो भी करते हैं, या पैसा वो भी कमाते हैं जो और दूसरी तरह की चीज़ें करते हैं। तो हमारा उद्देश्य न तो पैसा कमाना था, न किसी का मनोरंजन करना था। हाँ, ये ज़रूर था कि मनोरंजन के साथ साथ हमारी जो क्षमताएं हैं अभिनय की, निर्देशन की, या और दूसरी तरह की नाट्य विधा में जो हैं वो बढ़ें, और प्लस हम कुछ समाज को दे सकें। तो उसके तहत फिर ये अंत में ये हुआ कि हमने ये रघुवंशी जी का आदेश जो था उसको स्वीकार किया, और मथुरा में राष्ट्रीय थिएटर का विलय इप्टा में कर दिया, और तब से ये इप्टा लगातार चल रही है। तो मैं समझता हूँ ये 36 वर्ष की यात्रा। अच्छा, 36 वर्ष? 36 वर्ष की यात्रा। 20-25 तो मैं कम बोला। हाँ, तो 36 वर्ष की यात्रा में करते करते फिर इप्टा जब शुरू की, तो एक किसी भी संगठन को संगठित रखने के लिए उसको आर्थिक पक्ष, उसकी और दूसरी व्यवस्थाओं के लिए निश्चित रूप से 2-3 लोग चाहिए। अगर मैं भी आर्टिस्ट बन जाऊं, मैं ही निर्देशक बन जाऊं, मैं ही करूं, तो सारा काम नहीं कर सकते हैं। तो संगठन में फिर ये होने लगा कि ठीक है, कभी प्रमोद जी नाटक का निर्देशन करते थे जो आगरा चले गए, कभी हमारे मित्र देवेंद्र पाल जी करते थे, कभी हम करते थे, कभी हमारी व्यवस्थाओं को वो संभाल लेते थे, कभी उनकी व्यवस्थाओं को हम संभाल लेते थे। गवर्नमेंट जॉब में भी थे तो कैसे मैनेज कर पाते थे? मैनेज तो मेरा जैसा पाल साहब का होता था ना, शुरुआत में देवेंद्र पाल भी आगरा में जॉब करते थे, बाद में हालांकि वो मथुरा आ गए, लेकिन मेरा तो ये दुर्भाग्य रहा कि मैं पूरी 32 वर्ष की नौकरी
मैंने जो है वो अप डाउन में की, और मैं वहाँ से कभी बस से कभी ट्रेन से वही 7 साढ़े 7 तक पहुँचना, यहाँ रिहर्सल करना, रिहर्सल के बाद में फिर घर आना, फिर खाना खाना। तो बड़ा कई चीज़ें ऐसी हैं जब स्मरण करता हूँ तो लगता है कि क्या दिन थे। परिवार का विरोध, बच्चों का विरोध, ये सब एक बार जब मैं यहाँ दूसरे ग्रुप के साथ में शुरुआत, आरंभिक दिनों की बात बता रहा हूँ, अक्टूबर का महीना था, हाफ स्वेटर शुरू हो गया था और मैं बीकॉम प्रीवियस की तैयारी कर रहा था। तो मेरे एक कोचिंग थी जो द्वारकाधीश मंदिर के पीछे थी, एक टीचर थे जहाँ मैं कोचिंग पढ़ने जाता था। वो कोचिंग थी 4 बजे से, तो 4 से और 5 साढ़े 5 तक तो वो कोचिंग होती थी। उसके बाद में ही वहीं छत्ता बाज़ार में हमारी नाटक की रिहर्सल होती थी। तो मैं कोचिंग में पढ़ के आया, बुक्स एक तरफ रखी और वहाँ रिहर्सल में लग गया नाटक का करने। अब रिहर्सल कई बार ऐसा भी होता था कि 9 बज जाए, साढ़े 9 बज जाए। मेरे पिताश्री जो है बड़े स्ट्रिक्ट थे इस मामले में। उन्होंने कहा कि ये लड़का, क्योंकि नाटकों को समझते भी यही थे कि ये आवाराओं का काम है, बिगड़ जाएगा लड़का, गलत संगत में पड़ जाएगा, क्या नाचने गाने वाले लोगों के बीच में बैठता उठता है, वो सब उनकी बातें रही। तो एक दिन उन्होंने मुझे डांट लगा के कहा कि भाई रात को 8:30 पौने 9 तक अगर तुम घर में नहीं घुसोगे तो तुम्हारे लिए घर के दरवाजे बंद हो जाएंगे। तो ठीक है, वो एक दिन 2 दिन उन्होंने देखा। शादी हो गई, बच्चे हो गए, तो ये शादी से पहले की शादी से पहले का। हाँ। जैसे आप जॉब में थे तो शादी के बाद पत्नी बच्चों का भी कुछ विरोध? नहीं, मेरा तो ये बड़ा सौभाग्य हुआ है कि मुझे शुरुआत में शादी से पहले इनका, मेरा और मेरी पत्नी का जो इंट्रोडक्शन हुआ है वो अपहरण भाईचारे में मैं सरदार बना हुआ हूँ। अमर उजाला में वो फ़ोटो छपा है, वो फ़ोटो दिखाया गया कि ये लड़का है। अच्छा। और जब शादी की बात हुई तो उसके बाद में ये पहले से ही बता दिया गया था कि मैं थिएटर में, नाटकों में अपनी रुचि रखता हूँ और मेरे साथ में महिला पुरुष सब तरह के लोग काम करते हैं, तो आपको कोई आपत्ति तो नहीं है? बोले तो मुझे इससे कोई आपत्ति नहीं है। आज मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि कोई भी इप्टा मथुरा जब प्ले करती है तो शायद ड्रेस, कॉस्ट्यूम, जो भी कुछ प्रॉपर्टी, जो भी कुछ है उसको सजाने संवारने का, सिलने का काम भी वो श्रीमती जी आराम से बैठ के करती हैं। उनको कोई वो दिक्कत नहीं है। ये है, शुरुआत के दौर में थोड़ी सी नाटकों में परेशानी आई, उसके बाद में ऐसा कुछ नहीं आया। और अभी बहुत अच्छे ढंग से हम लोग मथुरा में, भले वो देवेंद्र पाल जी करें या हमारे दूसरे और साथी करें, जैसे कि अभी कुछ दिन पहले एक प्ले हुआ था, वो किसी और दूसरे ने डायरेक्ट किया था, विजय शर्मा जी ने किया था, या मैं करूं, वो मायने नहीं रखता। इप्टा की निरंतरता रहे, इप्टा की प्रस्तुतियां होती रहें, कलाकार उसी तरह से आगे बढ़ते रहें, जुड़ते रहें। ये किसी व्यक्ति विशेष का तो कोई संगठन है नहीं। संगठन हमेशा वो टूटते हैं और वो थम जाते हैं जो किसी व्यक्ति विशेष से होते हैं। हम यहाँ मथुरा में देखते हैं, एक दौड़ था 80 और 90 के बीच में, एक वो दौड़ था यहाँ मथुरा में, कम से कम 8 संस्थाएं थीं जो नाटक करती थीं और हर तीसरे या चौथे महीने नाटक हुआ करते थे। वर्ष भर में 4-5 नाटक तो आराम से हो ही जाते थे। लेकिन क्या हुआ कि वो व्यक्ति विशेष की संस्थाएं थीं, व्यक्ति के जाने के बाद वो संस्थाएं समाप्त हो गई। लेकिन इप्टा जो चल रही है 35-36 वर्षों से यहाँ पर, वो इसका रीज़न, उसका कारण मुख्यतः ये है कि ये किसी व्यक्ति की संस्था नहीं है। इसमें किसी प्रसिद्धि के लिए काम नहीं किया जा रहा है कि भाई यहाँ ये करेंगे तो ये बच्चे सब जो है वो फिल्मी कलाकार हो जाएंगे या इनको कोई अर्थ मिल जाएगा। कुछ नहीं है। नाटक के बारे में तो आप भी जानते हो कि जेब से किराया, भाड़ा, समय और स्टेज पर जो प्रदर्शन करने हैं उसके लिए खर्च करना।